अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फीडबैक बहुत अच्छा आप दे रहे हैं शो का। मैं हूं ज़ुहैब हसन और आज है फ्राइडे। जुमा मुबारक भी आपको। अब आज के शो के बाद मंडे को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात हमारी होगी, लेकिन आज के शो में भी बहुत सी अहम इश्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ शो पर जैसे हमारे होता ही है कि हम आपको अवेयर भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, न्यूज़ भी देते हैं। इसके साथ साथ तज्जिया भी होता है इस शो पर, और फिर इंटरनेशनल मामला क्या चल रहे हैं ये भी हम बताते हैं, खेल के मैदान में क्या हो रहा होता है, और एंटरटेनमेंट भी। लास्ट पार्ट जो हमारे शो का है उसमें आपकी सेलिब्रिटीज से हम मुलाकात भी कराते हैं। लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग सा होने जा रहा है, तो वो ज़रूर आप देखिएगा। सेलिब्रिटी तो हमारे साथ है, लेकिन कुछ मैजिक कुछ आपको हम दिखाएंगे कि ये ट्रिक्स क्या होती हैं और किस तरीके से हमें अमेज किया जाता है। तो मैजिशियन जिनको हम कहते हैं, और वो अपने आप को मैजिशियन नहीं कहते, वो कहते हैं कि भाई मैं तो ट्रिक्स करता हूँ जो आपको हैरान और परेशान कर देती है। तो खैर बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है हमारा आज का शो। लेकिन ये मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या कुछ है हमारे शो पर, रन डाउन हमारा क्या है। तो लाहौर में एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया। एक माँ और बेटी सिवेज लाइन में गिरकर उनकी जान चली गई। लेकिन ये हादसात और वाक़यात तो होते हैं और ये होने नहीं चाहिए। जहाँ भी मिस गवर्नेंस आप देखते हैं, जहाँ भी कोई लैब्स देखते हैं, इसकी वजह से ही इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं। लेकिन हादसा होने के बाद जो रिस्पॉन्स है इंतज़ामिया का लाहौर में, उस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया थ्रू आउट जो भी इंतज़ामिया के एहलकार थे। पुलिस का वहाँ पर जो किरदार था वो भी बड़ा गैर जिम्मेदारी से उन्होंने जो है ना डील किया। एक माँ और बेटी की जान चली गई, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने फिर नोटिस लिया। तो खैर ये मामला क्या है और इससे मुताल्लिक़ क्या कॉम्पोजिशन दिया या नहीं, ये हम बात करेंगे। और कुछ इस बारे में बात होगी कि कराची से मुताल्लिक स्टेटमेंट आ रही हैं। विफाक की जो एलायज हैं, जमातें यहाँ पर MQM है, और विफाक की तरफ से भी कुछ इसी किस्म का वो तासुर बन रहा है जब MQM इस पुरजोर तरीके से मौक़िफ़ देती है कि विफाक के हवाले कर दिया जाए कराची को। अब ये एक अजीब वियर्ड सी एक ये डिमांड है, और ये इस मौके पर है कि समझ से बाला है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। विफाक के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। अच्छा, फिर हम गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी होगी। अब सीनियर वजीर सिंध शर्जील राम मेमन ने भी ये कह दिया है कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी और हक़ाइक़ तक पहुँचकर जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, और ये होना चाहिए ताकि आइंदा ये गुल प्लाजा जैसे वाक़यात ना हो। तो इस पर हम बात करेंगे। स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट हमारे साथ होंगी। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का पहला T20, और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। एक खुशाइंद है, एक अच्छा साइन है पाकिस्तानी टीम के लिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा। अगर ये सीरीज़ जीत जाते हैं तो फिर एक बूस्ट मिलेगा टीम पाकिस्तान को। और फिर लेटर पार्ट में जब हम आएंगे तो फिर हम बात करेंगे माइंड साइंसेस की। अफजाल आफरीदी हमारे साथ होंगे, और जैसे मैंने आपको पहले बताया इंट्रो में कि आप भी हैरान और परेशान होने वाले कि ये हो क्या रहा है, तो हमारे साथ रहिए। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस पहले इशू की तरफ। लाहौर में दाता दरबार के करीब ये वाक़या हुआ जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट थी और उसको सही तरीके से कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया था। वहाँ पर कोई वायर नहीं लगाई गई थी, वहाँ लोगों को मुत्तला नहीं किया गया था। एक बच्ची गिरी और उसके बाद उसके पीछे उसकी माँ गिरी और गिरकर जाँ बहक हो गई। लेकिन जब इसका जो हस्बैंड था इस खातून का, जब उन्होंने रिपोर्ट कराने गए तो पुलिस ने ये करने के बजाय कि फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए, फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, उस शख्स से ही इंक्वायरी शुरू कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया जैसे ये शायद जिम्मेदार है। उसके डोमेस्टिक क्या मामलात हैं वो झगड़े, और ये कहा जा रहा है उसे कि शायद आप झूठ बोल रहे हैं, कोई ये वाक़या हुआ ही नहीं है। और इवन हायरार्की जो है पंजाब की, वहाँ तक ये बात गई और वहाँ से भी ये बात सामने आई कि ये वाक़या शायद हुआ ही नहीं है। तो एक बड़ी हैरान कुन सी बात थी जहाँ पर ये दावे किए जाते हैं कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है और यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नहीं है, फौरी तौर पर लोगों को मुत्तला किया जाता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही, पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ही उस बात को, उस हादसे को मानने को तैयार नहीं थे पहले। तो ये कैसे हो गया? एहसन अशद ने हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। एहसन, मुझे बताएं कि ये क्या वाक़या हुआ है? एक तो हादसा हो गया, होना नहीं चाहिए था, कॉर्डन ऑफ होना चाहिए था उस एरिया को, लेकिन उसके बाद का जो रिस्पांस टाइम है वो बहुत ही अफसोसनाक है, जिस तरीके से टैकल किया गया है सारे इशू को। जी बिल्कुल। बुध की रात 7 बजकर का ये वाकया है जब रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई कि
माँ बेटी एक सीवरेज लाइन में गिर गए हैं, तो रेस्क्यू की जानिब से फौरी रिस्पॉन्ड किया कर मौका पर पहुंचकर यहाँ पर आकर जो है वो रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। लेकिन तकरीबन एक घंटा गुजरने के बाद यहाँ पर एक बात गज सुनी गई पुलिस और रेस्क्यू की कि ये एक फेक कॉल है, और इसी दौरान जो खातून थी उसके शोहर को हिरासत में ले लिया गया और थाने मुंतकिल कर देगा और ऑपरेशन को 3 घंटे के लिए रोक दिया गया। फिर मामला क्लियर तब हुआ जब पुलिस की जानिब से सेफ सिटी के कैमरों की मदद से देखा गया कि खातून और उसकी बच्ची जो है 24 साल सादिया और 10 माह की रिदा वो दाता दरबार में आते हुए देखे गए हैं। तो उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हैं, उन्होंने 12 बजे के करीब बुध की रात आकर ये तस्दीक की कि जो माँ है सादिया उसकी लाश जो है वो आउटफॉल रोड के करीब से मिल चुकी है। उसके बाद इनकी ये नाअहली देखें कि इनके ऑफिशियल जो तर्जमान उनकी जानिब से ये खबर जारी की गई कि ये बिल्कुल एक फेक न्यूज है, इस तरह का कोई वाकया सामने नहीं आया। ऑफिशियल तर्जुमान तो उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा। बिल्कुल 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 ये उनकी उज़्मा बुखारी साहिबा का ये बयान था। उसके बाद कल रात को उन्होंने एक माजरत का ट्वीट भी किया है कि वो शर्मिंदा हैं कि उन्होंने इस तरह जो है वो एक बयान जारी करवाया, क्योंकि उनकी जानिब से ये बताया गया कि उनको गाइड गलत किया गया था। अब ये मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये बिल्कुल आप मेरे पीछे ये वो होल है जिसमें वो बेटी गिरी थी। अब देखें कि दो जाने के बाद किस तरह इस साइट को कॉर्डन ऑफ किया गया है, इस होल को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और पूरी साइट को जो है वो स्टील की जो शीट होती है वो लगाकर कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन जिस जगह पे ये होल है जहाँ पे वो गिरी थी, जब वाकया हुआ तो इनका रिक्शा जो है वो इस जगह पे खड़ा था, वो इस पर बैठने की कोशिश में जो है वो नीचे गिर गई और नीचे गिरने के बाद जो है वो उनकी माँ बेटी की लाशें जो है वो सगियाँ जो वाटर डिस्पोजल है वहाँ से जाकर मिली हैं। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया। जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे यहाँ के। अच्छा, वजीर आला पंजाब ने जो कार्रवाई का हुक्म दिया, जो इजलास बुलाया, उससे मुतालिक भी बताइए। कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर, वासा, LDA, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, इन सबको जिम्मेदार ठहराया है, तो कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, सबको जो है वहां पर बुलाया गया है, लेकिन फिल वक्त जो अफसरान हैं उनकी जानिब से अपने जो नीचे अफसरान हैं उनको जिम्मेदार ठहराकर नाम CM को दे दिया गया और वासा का एक जो ऑफिसर है सलमान बाबर उसको मुअत्तल किया गया है और LDA के भी 2 से 3 बंदों को मुअत्तल किया गया है। लेकिन अभी तक रेस्क्यू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उनकी जानिब से 3 घंटे तक बगैर किसी फेक कॉल के यहाँ पर जो वुरसा ने इल्जाम आयद किया था कि 3 घंटे तक ऑपरेशन को रोका गया, उनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह पुलिस जो है जिसने उसके शोहर को हिरासत में लिया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उसके शोहर की जानिब से ये भी बताया बिल्कुल गया, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट ये मामलात है कि 3 घंटे तक ऑपरेशन को रोका गया। पुलिस को जो रिपोर्ट किया गया तो उन्होंने भी फेक इसको कहा, लेकिन ये कि अब वजीर आला पंजाब मुतहरिक है और वो कह रही है कि करार वाकई सजा दी जाएगी जिम्मेदारों को। अच्छा, हमें ज्वाइन किया इस वक्त राजा अंसारी साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, सिंध में फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एहसन अरशद ने हमें रिपोर्ट किया, हमारे नुमाइंदे, उनका बहुत शुक्रिया। राजा अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, मुझे बताइएगा कि वाकयात होते हैं। अभी गुल प्लाजा का वाकया भी हुआ कराची में, इंतहाई अफसोसनाक, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ज़ाहिर कॉम्पनसेट भी कर रही है, आने वाले वक्त में ऐसे वाकयात ना हो, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये जो कल दाता दरबार में ये जो कुछ हुआ है, ये खातून एक जान से चली गई, उनकी बच्ची जान से चली गई, पुलिस कह रही है कि ये फेक है, उसके हस्बैंड को ही पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 3 घंटे रोका जा रहा है इस वजह से कि ये कोई फेक कॉल है। ये सर, ये रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ख्वाह पुलिस हो या सिविल इंतजामिया हो, वो मैडम चीफ मिनिस्टर के जो काम करने का तरीक़ेकार है, जिस तरह वो एफिशिएंसी से काम करती हैं, जितना वो मुतहरिक हैं, मुझे ये इस सारे मामले में लग रहा है, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग इन तमाम चीज़ों को देखते हम आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंतजामिया थी, ये बुनियादी तौर पे अपने खिलाफ किए जाने वाले एक्शन से डर कर इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रही थी। और उन्हें इल्म था कि अगर मैडम चीफ मिनिस्टर के इल्म में ये बात आ जाती है तो फिर लाजमी बात है हमारी नौकरियां तो गईं। तो इसलिए वो बुनियादी तौर पर इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो फिर ना छुप सका।
और उसके बाद वो जिस तरह आजमा बुखारी साहबा को मिसगाइड किया गया और वो हुकूमत को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बिल आखिर जिस तरह मैडम चीफ मिनिस्टर ने एक जबरदस्त इकदाम लिया, और ये मैं समझता हूं कि तारीख में आप देख लें इस तरह के मौके नहीं मिलते। लोग, हुकूमतें आके अपने अफसरान को, अपने लोगों को बचाती हैं, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह इन सब कल्प्रिट्स को सामने लाई, खुद बेनकाब किया और खुद उनके खिलाफ एक्शंस जो लिए हैं, और अभी इंशाल्लाह जब मुकम्मल रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह सबके खिलाफ एक्शन होता है। ये खुश आइंद बात है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने एक दर्द दिल के साथ जो बयान किया कि अगर ये बेटी मेरी होती या एडमिनिस्ट्रेशन में से किसी की होती तो पूरा सिस्टम हिल के रह जाता, उन्होंने एक आम बेटी के मरने पर भी उसी तरह सिस्टम को हिला के रख दिया। नहीं, ये भी ये उनकी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि भाटी गेट के वाकये और कत्ल में कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो ये बता रही हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन देखें राय साहब, तर्जुमान तो बड़े पंजाब के मुतहर्रिक है, बड़े एक्टिव है। एक एक बात पर, जहां कोई इनॉग्रेशन होता है किसी चीज का, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, फौरी तौर पर बताते हैं। उसमें बुखारी साहबा को मिसगाइड कर दिया गया और वो इसको फेक कह रही है। और ये देखिए ट्रेंड भी है पहले से कि चीजों को हशप किया जाता है। तो ये ठीक तो नहीं है। ये ट्रस्ट तो डेवलप नहीं होगा ऐसे लोगों का, अवाम का गवर्नमेंट पर। मैं अर्ज करूं, हम जो सियासतदान होते हैं उनकी आंखें और कान या तो सहाफी होते हैं, या फिर आपकी, अगर आप हुकूमत में, तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट देती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आई, उन्होंने बयान जारी कर दिया, जैसे ही उन्हें उस बात का इल्म हुआ उन्होंने उसकी माजरत कर ली। मेरा ख्याल है अगर कोई माजरत कर ले तो फिर इस पर ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। अच्छा, चले आप ये एक और चीज मुझे बताइएगा। ये जो आपके एलाइज हैं यहाँ पर एमक्यूएम, ये जो मुतालबा किया जा रहा है एमक्यूएम का, ये कहां से आ रहा है? क्या नून लीग इसको सपोर्ट कर रही है? हुकूमत इसको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही, कि कराची को, विफाक को दे दिया जाए? ये क्या बात है? ये कौन सी बेवक्त की रागनी है जो इस वक्त ये गाई जा रही है? मैं समझता हूं कि ये काफी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में ये सियासी रस्साकशी जो है वो जारी है। बयानबाजी जारी है। मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सियासत में प्रेशराइज करते रहे हैं, टफ टाइम देते रहे हैं। ये भी उसकी एक कड़ी है। हालांकि हम चाहते थे कि गुल प्लाजा जैसे वाकयात, जहां अब 86 लोग जो हैं वो जिंदा जल गए, वहां पे शायद इस मौके पे तो सियासत ना की जाती तो बेहतर था। लेकिन बहरहाल हमारे नहीं, यानी मुस्लिम लीग नून इसको सिर्फ सियासी स्टेटमेंट समझ रही है। आपका मुस्लिम लीग नून का कहीं भी देखिए, मुस्लिम लीग ये इरादा नहीं है या ये सोच नहीं है कि ऐसा हो जाए। नहीं, देखें, पहली बात यह है कि इस बात को जरा समझने की जरूरत है कि यह मुतालबा मुस्लिम लीग नून से नहीं है। यह मुतालबा बेसिकली वफाकी हुकूमत से है, और वफाकी हुकूमत में तो वो खुद भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। उनके 2 वज़रा हैं हमारे साथ कैबिनेट में। ये मुतालबा वफाकी हुकूमत से है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। अच्छा, वफाकी हुकूमत के पास एल्दो कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं है, ना ही हम इस तरह की कोई सोच रखते हैं कि किसी शहर में एक इमारत को आग लग जाए तो उसको जवाब बनाकर पूरे के पूरे शहर को वफाक के हवाले कर दिया जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये खुद एमक्यूएम ने इस पे कोई प्रिपरेशन नहीं की है। अगर कोई इलाका या कोई शहर वफाक के हवाले हो जाता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौमी असेंबली के इलेक्शन हो सकते हैं। तो 44 सीटें जो सूबाई असेंबली की कराची से हैं, ये उससे हाथ खुद धोने दो बैठेंगे। और देखें ना, नहीं, इसका बेहतरीन तरीका यह है सर, देखें अभी ये दाता दरबार हो गया ना, अल्लाह ना करे ऐसे वाकयात हो, तो गुल प्लाजा बहुत बड़ा वाकया, बहुत लैप्स है इसमें और उनको जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद विफाक की तरफ से ना कोई कराची का दौरा होता है, ना कोई वजीर आला से कोई खास तौर पे हम ये देखते हैं कि भाई हम इस साने में दुख में बराबर के शरीक हैं। कॉम्पनसेशन से मुतालिक कोई विफाक नहीं बात करता। तो ये क्या आप समझते हैं ये सही परसेप्शन जाता है ऐसे? ये फेडरेशन के लिए ये अच्छी बात है? गलत है। मैं अर्ज करूं, सबसे पहली बात है, जैसे ही गुल प्लाजा में आग लगने की खबर मीडिया पे शाया होती है, मोहतरम वजीर आजम उसी वक्त अपना ताजियती बयान भी जारी करते हैं, अपना हमदर्दी का बयान भी जारी करते हैं। वेरी सेकंड डे वो मोहतरम वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से टेलीफोन पे बात करते हैं, उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हैं और उनसे कहते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात ना हो। उस सिलसिले में
वफाक की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी होती है कि हम आपको एक्सपर्टीज भी देंगे, हम आपको अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, हम आपको फंड्स भी देंगे, आप एक ऐसा इदारा कायम करें जिससे मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात पेश ना आए। जी तो वफाक, और फिर दूसरे दिन वेरी सेकंड डे, मैं बीइंग स्पोक्स पर्सन टू फेडरल गवर्नमेंट इन सिंध, मैंने खुद वहां विजिट किया। पीएमएलएन के और बहुत से रहनुमाओं ने, निहाल हाशमी साहब हैं, फैज शफीक साहब हैं, उन्होंने वहां जाके विजिट किया। जी और हम लोग जो दुकानदार लोग थे उनके साथ खड़े रहे हैं, अवाम बाहर जो जिनके प्यारे अंदर जो है वो जल रहे थे, उनके साथ हम जी खड़े जी जी रहे बिल्कुल काफी बिल्कुल। देर तक। अच्छा और मुझे मैं आपको एक बात तो सर, वंस एंड फॉर ऑल इसको जो है ना टुडे वो कहते हैं ना, आप एक ऑफिशियल्स अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या स्टेटमेंट दे दें कि ये एमक्यूएम का मुतालबा है और विफाक बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करती, कतई तौर पर हम इसको जो है रिजेक्ट करते हैं, तो मसला हल हो जाएगा और ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट किसी कैफियत आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो रही है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए एलाए हैं आपके वो। तो जब बात की जाती है एमक्यूएम की तरफ से ये तसव्वुर किया जाता है कि भाई कहीं ना कहीं से ये बात आ रही है। नहीं, ऐसी हरगिज बात नहीं है। देखें, अभी तक मोहतरम वजीर आजम साहब की या पीएम ऑफिस से इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। और बीइंग एन स्पोक्स पर्सन, जो मेरी नॉलेज में है बात, या जो मेरे साथ जो भी राब्ते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इवन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसके पास भी इस तरह की कोई भी चीज नहीं है इस वक्त तक, नॉट इवन डिस्कशन। सही। काबीना में आज तक ये बात डिस्कस नहीं हुई है, तो फिर हम कैसे कहें कि बिल्कुल, ये हमारे बहुत पास अच्छी ये बात। अंडर कंसिडरेशन भी बिल्कुल हो। ऐसे ही, फिर ये मैंने एमक्यूएम खुद की कहा कि एमक्यूएम की अपनी प्रिपरेशन अपनी उनके और बगैर प्रिपरेशन। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। राजा अंसारी साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं सिंध में, और उनसे कुछ 2-3 सवालात मैंने किए जो लोग भी जानना चाह रहे थे। अब हमने एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गुल प्लाजा से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जा रही है, और सर्विंग जज सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा है कि जो सर्विंग जज है वो इसकी इंक्वायरी करेगा और जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। तो इस पर हमारी बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। सर है गुल प्लाजा से मुताल्लिक हम बात करते हैं। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि सर्विंग जज इस कमीशन को लीड करेंगे, हेड करेंगे, और ये मतलब जानने की कोशिश की जाएगी और ये फाइंडिंग्स आएंगी कि इसकी वजह क्या है, किसका लैप्स है, कौन सा इदारा देर से पहुंचा, क्या इक्विपमेंट था या नहीं था, और गुल प्लाजा की जो इंतज़ामिया उसका इसमें किरदार क्या था। सारे मुहर्रिकात को जानने के बाद जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा और उनको सजा भी दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सीनियर वजीर सिंध ने यह भी कहा कि ये हर मामले पर सियासत नहीं होती है। किसी की सियासत के लिए या किसी के सिर्फ स्टेटमेंट्स के लिए कोई काम नहीं होगा, लेकिन हम ये तहकीकात ज़रूर कराएंगे, और तहकीकात कराने का मकसद ये है कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। सादिया जावेद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट की। सादिया साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये बताइएगा, ये फैसला हो गया है कि जुडिशल कमीशन बनेगा, इस वाक़े की इंक्वायरी होगी, तहकीकात होंगी और जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, कल हुकूमत ने ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को कि वो किसी जज का तयन करें और उनकी सरबराही में जुडिशल कमीशन को फिर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और ये उसूली फ़ैसला कल जो है सिंध हुकूमत ने कर लिया। जी, अच्छा, ये जो अभी एक रिपोर्ट आई थी जो कि वज़ीर आला को भी भेजी गई, कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट दी और उसमें बताया गया कि रेस्क्यू 1112 मौके पर ये नहीं पहुंची, बर वक्त नहीं पहुंची, वाक़े के कई घंटे गुजरने के बाद पहुंची। फिर ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मुताल्लिक भी मालूमात इसमें दर्ज की गई हैं। तो ये रिपोर्ट भी इटसेल्फ, इसके अंदर भी बड़े लैप्स नज़र आ रहे हैं इदारों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मिसिंग चीज़ ये है कि जो गुल प्लाजा की इंतज़ामिया उनकी अपनी है, जो उनकी यूनियन है, उसकी जिम्मेदारी क्या थी और वहां पर क्या आलात थे आग बुझाने के, नहीं थे, उनके सदर कहां हैं, प्रेसिडेंट कहां हैं, वो बॉडी कहां है, उनसे तहकीकात हुई है?
जी, आपकी बिल्कुल बात सही है। वो क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है, मैं इन डिटेल उसको अभी पढ़ नहीं सकी। लेकिन जो आपका सवाल है, वो बहुत सारे लोगों का सवाल है। और मेरी जो नॉलेज है कि आज से 1 महीने पहले भी गुल प्लाज़ा में आग लगी थी और गुल प्लाज़ा को वार्न किया गया था उस वक़्त जब सिक्योरिटी से फायर ऑडिट हुआ था बिल्डिंग का आग बुझाने के बाद। उस वक़्त भी इनको वार्निंग दी गई थी कि आपके पास फायर सेफ्टी का इंतज़ाम ठीक नहीं है। और उसके एग्ज़ैक्टली 1 महीने के बाद ये इतना बड़ा दिल-खराश सान्या जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जिसमें लोगों का करोड़ों का माली नुकसान हो गया। वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो इसीलिए देखिए, मैं पहले दिन से ही कह रही थी कि वजीर आला सिंध ने ये इनकार ही नहीं किया कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। हमारा पहले दिन से मौकिफ यही था कि जो फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट है जो कमिश्नर के अंडर बननी है उसको आ जाने दें और उसको हम देखेंगे। और अगर हुकूमत समझेगी, जाहिर सी बात है हुकूमत मुतमईन नहीं हुई है जो कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश की है, इसीलिए जुडिशल कमीशन की तरफ गए। शफाफ इंक्वायरी सिंध हुकूमत चाहती है और किसी के ऊपर बेजा इल्ज़ाम या पॉइंट फिंगरिंग हम नहीं चाहते, हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। इसलिए हमने कल जो है वो जुडिशल कमीशन का कयाम अच्छा, का इससे पहले आपने जो कहा है आग लगी थी, तो क्या नोटिस दिए जा चुके थे गुल जी प्लाजा की इंतजामिया को पहले? क्योंकि ये भी लोगों के सवालात हैं। जी बिल्कुल, गुल प्लाजा की जो एसोसिएशन है जो उसको लुक आफ्टर करती थी, अब मुझे नहीं पता लेकिन एक फिगर है कि जी हर दुकान से कोई 5,000 से लेकर 50,000 तक की मेंटेनेंस ली जाती थी। महीने के 60 लाख रुपए जो है वो इंतजामिया जमा करती थी। तो वो किस लिए जमा करती थी? वहाँ कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं था, वहाँ सेफ्टी एग्जिट्स नहीं है, वहाँ फायर फायर सेफ्टी नहीं थी, इमरजेंसी कोई एग्जिट नहीं फायर थे। से इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं थे। तो फिर वो किस लिए, वो जो महीने के पैसे जमा होते थे वो किस लिए जमा होते थे, वो किस काम के लिए जमा होते जी, थे? और यूनियन के ये प्रेसिडेंट सब हमारे साथ थे, पास्ता साहब। वो ये हमने भी उनसे यही कहा, ये फिगर कोर्ट की 5,000 की भी और दीगर भी, उन्होंने कहा नहीं 1,500 थी जो चार्जेस लेते चले, थे। अगर 1500 भी थी, मिसाल है, तो कितनी 1200 जी दुकानें जी थी। बिल्कुल। तो फिर इतना बड़ा जो अमाउंट जमा होता था वो किस काम के लिए जमा होता था? तो यही सब सवालात हैं जो अब जुडिशल कमीशन के सामने होंगे और वहाँ की एसोसिएशन को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, वहाँ के दुकानदारों को भी बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा। और हम सिंध हुकूमत शफाफ और इंक्वायरी जैसे चाहते कि हैं साथ साहब जिम्मे। आपने भी कहा कि सियासत हो रही है, सियासत करने की कोशिश की जा रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। और शर्जील मेमन साहब ने भी यही कहा कि हम सियासत नहीं, इस इंसानियत में सियासत नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद ये स्टेटमेंट्स जो आ रही हैं कुछ लोगों की तरफ से कि प्राइवेटाइज कर दें जी, ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। फिर एमक्यूएम तो खैर उन्होंने मुतालबा कर दिया कि वफाक को दे दिया जाए। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, अगर एमक्यूएम कराची के मामलात पर सियासत ना करे तो वो करे क्या? उन्होंने इस शहर की डेवलपमेंट के लिए तो उस तरह किरदार अदा नहीं किया जिस तरह वो कर सकती हैं। कल मैं ये कैलकुलेट कर रही थी कि 88 से लेकर 2026 तकरीबन 37 इयर्स कोई फेडरल गवर्नमेंट नहीं है जिसमें एमक्यूएम हिस्सेदार ना हो। तो उनसे सवाल तो बनता है ना, वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी 18 साल का अपना हिसाब दे। बिल्कुल हम तैयार हैं, हम जवाब दे हैं। लेकिन आप भी तो 37-38 साल से हर फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। आपने इस शहर की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए फेडरल गवर्नमेंट से क्या इकदाम कराए? देखे ना, कहते हैं कि जी वफाक के हवाले कर दे,
शर्जील साहब तो बड़े उस पे कहते हैं क्या, आप गवर्नमेंट को कहें करारदाद वहां पास कराएं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका मौजूद है ना, उस करारदाद नहीं, अगर हुकूमत आपके तो बाहर आ जाए ना, आपको दोनों जगह मजे लेने हैं, आपको फेडरल गवर्नमेंट में भी रहना है और सिंध हुकूमत पर तनकीद करनी है। तो इस पे मेरा अपना जाती ख्याल है, सियासत नहीं करनी चाहिए, लोगों की जानें चली गई हैं, उनको रिहेबिलिटेट, उनकी फैमिलीज को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी चाहिए। उसके बाद जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको फाइनेंशियल, तो जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है उनको अपने पैरों पर वापस खड़ा करने के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे आना चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग पॉलिटिक्स मुनासिब नहीं है। कराची को प्राइवेटाइज कर दो, कराची को विफाक के हवाले कर दो, देखिए ये हेडलाइन तो बन जाती है, और हेडलाइन पे मेरी जो ये बयान देते हैं उनकी तस्वीरें भी चल जाती हैं, लेकिन इससे जो मसला खड़ा हुआ है, जो एक सानेहा हुआ है, वो नहीं खत्म हो जाएगा, या उन लोगों की दिल आजारी नहीं हो जाएगी। कराची शहर को फौरी तौर पर जो हुकूमत ने काम शुरू भी कर दिया है, फायर ऑडिट की जरूरत है बिल्कुल। और जो लोग नहीं अमल दरामद करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी। जी बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहब हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी दे रही थी। अब हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो क्रिकेट की बात होगी। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहला T20 हरा दिया है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा, ये सवालात होंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन याया हुसैनी हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्रिकेट की अब बात करते हैं। पाकिस्तान का टूर ऑस्ट्रेलिया कर रही है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये टूर है क्योंकि टीम पाकिस्तान को टीम कॉम्बिनेशन देखने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये जो टूर हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर्स मिसिंग हैं और मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। मैक्सवेल उनके नहीं खेल रहे हैं, फिर कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, टिम डेविड नहीं है और नेथन एलिस भी नहीं है, फिर मार्श जो उनके कैप्टन है वो भी कल के मैच में नहीं खेले, एबर्ट नहीं खेले, स्टोइनिस नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो मेन टीम है 6-7 लड़के हैं जो वो मिसिंग हैं इस टूर में। लेकिन फिर भी ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की 2-3 टीम्स एक जैसी बन जाती क्योंकि उनका डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग है, फिर बिग बैश लीग है, उसमें से लड़के निकल कर आते हैं। लेकिन खैर एक अचीवमेंट है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 169 रन्स का टारगेट था ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए और वो नहीं इस टारगेट को अचीव कर सके। पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 40 रन साहब अयूब ने बनाए हैं। कप्तान सलमान अली आगा अचानक से वो तेज खेलना शुरू हो गए और उनके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे थे कि वो टीम पाकिस्तान में उनकी जगह नहीं है T20 स्क्वाड में और उनको कैप्टन बना दिया गया है। लेकिन कैप्टन ने इससे पहले वाला जो मैच खेला था उसमें भी बहुत क्विक नॉक खेली और इस मैच में भी वो फॉर्म में नजर आए। 39 रन सलमान अली आगा ने बनाए। फिर बाबर आजम, बहुत ज़्यादा तनकीद उन पर हो रही है। बिग बैश लीग में भी उनकी परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी। फिर श्रीलंका भी उनको नहीं लेके गए और उनको प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वो मैच आ गए और उन्होंने उसी तरीके से खेला। 20 गेंदों पर 24 रन बाबर आजम ने बनाए और एक रिवर्स फ्लिक खेलने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल इट वॉज अ नथिंग शॉट और वो खेलते हुए LBW हो गए जैम्पा की गेंद पर। लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट है वो एक प्रॉब्लम बना हुआ है T20 के लिए। 20 गेंदों पर 24 रन, ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं टॉप क्लास टीम्स के साथ, जब आप खेलेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। यही हमारा प्रॉब्लम है अभी कि हमें बैटिंग ऑर्डर बनाना क्या है। अब बाबर को अगर हम बेचते हैं, बाबर और सलमान अली आगा वन वे और दी अदर, वो दोनों एक तरीके से खेलते हैं, दोनों का मेथड एक ही है। बाबर को एडजस्ट करते हैं तो सलमान को पीछे करना पड़ेगा, सलमान को एडजस्ट करते हैं तो बाबर कहाँ खेलेंगे आके। फिर इसकी वजह से फ़खर ज़मान की जो ऑर्डर है वो मुतासर हो रहा है और फ़खर ज़मान भी निक में नज़र नहीं आया हमें। वो एज एन ओपनर खेलते हैं, फ़खर ज़मान ओपनर नहीं खेले और उनकी जब जगह छीनी गई या उनको जो आदत है जिस जगह पर खेलने की, तो उसके बाद जब वो खेल आया तो उनके अंदर वो रिदम नजर ही नहीं आया और फ़खर भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। जो विकेट कीपर है हमारे उस्मान, उनको बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है और कब से हम देख रहे हैं
कि उस्मान के बारे में कहा जा रहा है भाई ये तो हार्ड हिटर हैं और ये मैच विनर हैं और ये मैच निकाल कर ले जाते हैं, बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं, लेकिन कभी भी उस्मान को कंफर्टेबल क्रीज पर मैंने नहीं देखा। उस्मान हमेशा एक डेस्परेट शॉट्स मारने की कोशिश करते हैं और कल के मैच में भी यही नजर आया। 18 रन उन्होंने बनाए, मोहम्मद नवाज ने 15 रन बनाए। एक मौके पर यह लग रहा था कि पाकिस्तान 180 190 के करीब स्कोर कर लेगा, लेकिन बीच में वही हुआ। अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद, हालांकि साहबजादा फरहान जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा स्टार्ट सायम अयूब ने दिया, सलमान अली आगा ने दिया, लेकिन 10 ओवर्स के बाद स्लो रन रेट शुरू हुआ और फिर ओवर्स गुजरते गए, हमारा रन रेट गिरता गया और 169 टारगेट पाकिस्तान दे सकी। और यह भी आपको मद्देनजर रखना है कि टीम ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम अभी नहीं है, उनके वो खिलाड़ी मौजूद नहीं है जो उनके मैच विनर्स हैं। तो एक ये भी हमेशा सवाल है हमारी तरफ से कि जब भी टीम पाकिस्तान कोई भी टीम आती है टूर करने और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है तो वो अपने लड़के वो लेकर ही नहीं आते, या तो उनको रेस्ट देते हैं, वर्ल्ड कप के लिए रेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन हमारी तो पूरी टीम खेल रही है। एक और चीज, मैं कुछ बयान पढ़ रहा था, क्लार्क का बयान था और फिंच का बयान था, ऑस्ट्रेलिया के बड़े जबरदस्त ये क्रिकेटर्स हैं, उनको इस बात पे हैरत है कि हमारे स्क्वाड में हारिस रऊफ को क्यों नहीं शामिल किया गया, हमारे फास्ट बॉलर, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। हारिस रऊफ को ये समझते हैं कि स्क्वाड में होना चाहिए था। अब पाकिस्तान में भी बहुत सी बातें होती है ना, क्रिकेट के फैंस बहुत ज्यादा हैं। ये आप विकेट्स देख रहे हैं किस तरीके से आउट हुए, सबने एक बड़ी शॉट लगाने की कोशिश की है और उसमें मिस टाइम हुआ है। जैम्पा उनके एक नजर आ रहे थे बॉलर। तौसीफ भाई ने हमें ज्वाइन करे, तौसीफ भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं जी। तौसीफ भाई मुझे बताएं कि एक तो कहां से बात का आगाज करें। बाबर ने जो स्लो रेट कर दिया, अच्छा स्टार्ट मिल गया था और वही उन्होंने खेला अपना गेम, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन टीम में मौजूद हैं, उसकी वजह से पूरा अपसाइड डाउन हुआ हुआ है बैटिंग ऑर्डर। समझ नहीं आ रहा कि फखर जमान को आगे लेकर आना है, उनको पीछे करना है, सलमान को आगे लाना है, बाबर को आगे लाना है। मैंने चैनल पे भी कहा कि सुई हमारी बाबर पे अटक रही है, बाकी 10 इधर उधर जा रहे हैं। बात यह है कि कल मुझे थोड़ी सी चेंजेस नजर आई जो मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक थी, कि मैंने पहले भी ये कहा था कई जगहों पे कि अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिरती है 6 ओवर में तो आप बैटिंग ऑर्डर सलमान अली आगा जाएं। और पता नहीं, हम सिलेक्शन में रहे हैं काफी और हमारी इतनी क्रिकेट तो है ना कि उसने कल कर दिया। ये नहीं मैं कहता कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हमें वो चाहिए जो एक्सेलरेट करे। और आपने देखा खुद भी कि बाबर और फखर जब आए तो गेंद हाथों में जा रही थी फील्डरों के, यानी वो, लेकिन उसमें मैं बड़ी गलती जो कहता हूँ वो दोनों की, जहां उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला बाबर और जो है आगा ने और अपना साइम ने, वहां उन्होंने 2 विकेटें जो संपा को दे दी उस वक्त, मेरा ख्याल है वहां आपका काम था, आप उसको लेके जाते। 1-1 2-2 4-4 तो छक्का भी मारा आपने, आप 6-7 तो उसको आप ले सकते थे। बाद में आपके 170-80 हो जाने थे अगर विकेट नहीं गिरती, और 180-90 तक चला जाना था। मैं ज्यादा कसूरवार उन दोनों को, जहां वो बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छी उन्होंने हमें जो है स्ट्राइक रेट जो था उनका जबरदस्त था, लेकिन यहां मैं उन दोनों को कसूरवार समझता हूं कि आपने यके बाद दीगर दोनों ने जो है विकेट दिया। लेकिन तौसीफ भाई देखें ना, फखर जमान को आप देखें, थ्रू आउट जब से वो क्रीज पर मौजूद था उसकी एक भी शॉट, वो टाइम भी नहीं कर पा रहा था, वो शफल करने की कोशिश कर रहा था। फिर बाबर, मतलब एक ऐसी रिवर्स फ्लिक, बाबर जैसा बैट्समैन, ये नजर आ रहा है कि वो इज आउट ऑफ फॉर्म कंप्लीटली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों टीम में खेल रहा है इस वक्त T20 में। सर अब ये एक तो अभी 15 अनाउंस हो गए, सारा कुछ है, इतनी बहस हमने की है जो, और सही की है, हम कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं है, हम सही की है। मुझे तो फखर पे अब हैरत होने लगी है कि मुझे तो लगता है वो बाहर ना हो जाएं और फहीम अशरफ अंदर आ जाएंगे, इसलिए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपको इतनी अच्छी पार्टनरशिप मिलने के बाद आप जो है 160-65 पे चले जा रहे हैं नीचे। कोई एक जंबा नहीं आपको किया था ना, बाकी बॉलर तो उनके आप नॉर्मल चल रहे थे। आपने खुद देखा, मैंने तो देखा कि वो ग्रीन जो है वो तो 2024 में उन्होंने बॉल की थी, जो जहां तक मुझे याद है वो अब सर इनके तो नाम, मैं कह रहा हूं इनके नाम भी मेजोरिटी नहीं जानती होगी, ये सारे जो लड़के हैं आप देखें, कमिंस नहीं है, हेजलवुड नहीं है, डेविड उनका जो एक एंकर का वो नहीं है, डेविड वहां पर बैटिंग में, एबट को नहीं खिलाया उन्होंने। देखिए
ये उनकी स्ट्रेटेजी है। हम इतने टाइम से स्ट्रेटेजी तो कोई कर नहीं रहे। एक स्ट्रेटेजी मुझे नजर आई है जो मुझे पसंद भी आई है कि आपने जो है वो सिप के अंदर जब कोई आउट हुआ तो आपने सलमान अली आगा खुद चले गए। ये उनकी अपनी डेफिनेटली उनका डिसीजन ही होगा, क्योंकि मुझे कोच तो बिल्कुल बैठे होते हैं, वो तो ऐसे होते हैं जैसे कि पता नहीं उनको कहाँ शहर में भेज दिया है और देख रहे हैं 2000। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटेजी ऐसे बनती है कि जब आप देखें कि ये पोजीशन उस वक्त के साथ साथ आप चेंज करते जाएं, लेकिन प्लेयरों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे ये देखो एक ही उनका बॉलर है जुम्पा और बाकी है, देखें उनके हेजलवुड या ये लोग नहीं आए ना, नहीं खेले ना, तो हमें उससे नहीं, वो 15 की टीम अच्छा, में तौसीफ भाई दो बातें और मुझे पूछनी है। एक तो उस्मान का क्या करना है मुझे बताएं। एक तो विकेट कीपर, बड़ा मेन किरदार विकेट कीपर का, हम इसको हटा भी नहीं सकते, रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती। बैटिंग में वो लड़का स्ट्रगल कर रहा है थ्रू आउट। और दूसरी मुझे साइम अयूब की जो कैरम बॉल है, मतलब वो भी बड़े अमेजिंग 2-3 वैरायटी उनके पास हैं। तो आप ये समझ रहे हैं वर्ल्ड कप में हमारे लिए बड़ा एक अच्छा हथियार होगा ये साइम? देखिए बिल्कुल आपने देखा, बैटिंग भी करना है, बॉलिंग भी। पहले मैं आपकी विकेट कीपिंग पे आता हूँ। आपके कोच कहते हैं कि ये बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलता है और कोच की ज्यादा, यहाँ तो एक सबके एक प्लेयर है ना, तो कोच साहब ने तो बड़ी वो दी है। उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर का। उन्होंने कहा अच्छा आज जंपा को लगाते हैं हम, आइए, और उन्होंने आउट करा लिया। तो इतना अच्छा खेलता है वो। आई मीन ये मैं नहीं कहता यार, नाफे को खिलाए ना, चेक कर लें उसको, नाफे को। अब फिक्र ये होगी कि नाफे ने कुछ कर दिया, हालांकि वो भी एक मैच खेल के ही आए हैं, सारा कुछ है, 20 रन पे अंदर आ गए। नाफे को खिला दें आप, नाफे खेलेगा, रन्स कर दिए तो आपके लिए एक मुसीबत। जिनसे आपने कमिटमेंट की हुई है उनको क्या जवाब देंगे कि जी हमने उस्मान को तो खिलाना ही था, बाद में लेके आए हम। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये चीजें, जीत अच्छी है, जीत अच्छी है, लेकिन एक देखना पड़ेगा इन चीजों को, ये एक्सपोज हो सकती है वर्ल्ड कप में कई जगह। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई आपने। तो जनाब अब हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम जरा बात करेंगे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की, और इसके साथ साथ माइंड साइंसेस की बात होगी। कुछ इल्यूजनिस्ट हमारे साथ होंगे, मैजिशियन हमारे साथ होंगे, अफजाल अफरीदी और नादिया खान भी हमारे साथ ही होंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सरप्राइज! ये नादिया हमारे साथ है। नादिया की बातें हैं, और नादिया हैं जिनको हम मिस कर रहे थे, लेकिन इस सेगमेंट में हमारे साथ आ गई हैं। और पता नहीं कहाँ चली जाती हैं 1 घंटे के लिए, कभी बस थोड़ी देर लाहौर गई थी, वापस आ गई। सही। अच्छा जी, अब हम बात करें, कुछ हेल्थ से जुड़ा एक सेगमेंट है, और रेडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये होता है कि डायग्नोस्टिक है ये, और रेडियोलॉजी होती है, और फिर सारा एक प्रोसेस है उसका सारी। लेकिन अब हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात आज करें। ये बड़ी मुश्किल है। आज मुझे लगता है डॉक्टर्स भी जादूगर होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में हमें एक कंफ्यूजनिस्ट जो हैं अफजाल भाई, वो भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स के भी हाथ में, कहते हैं ना, जस्ट कहते हैं जादू होता है, शिफा होती है माशाल्लाह, और जिस तरह वो काम करते हैं इट्स इनक्रेडिबल। अब ये क्या है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी? ये है कि आपका डायग्नोस्टिक भी है प्लस क्योर है, इलाज भी इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मुकम्मल चीज है। लेकिन ज्यादा क्या है ये तो हम पूछेंगे। डॉक्टर काशिफ शादली साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब पहले तो ये आप बताएं इस टर्म का, रेडियोलॉजी का तो जो जहन में आता है वो ये कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए रेडियोलॉजी का जो इस्तेमाल किया जाता है, रेडिएशन, वो समझ में आता है। थोड़ा सा आप इंटरवेंशनल जो है उसमें रेडियोलॉजी का जरा एक्सप्लेन करें। देखें, आवाम के समझने के लिए डायग्नोस्टिक्स जो है वो तशखीस का अमल है ना, यानी सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैट सीटी, ये सब कैंसर में और बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बगैर डॉक्टर्स भी अब ट्रीटमेंट नहीं देते। तो पहला मरहला ब्लड लैब्स हैं या रेडियोलॉजी है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक सुपरलेटिव डिग्री है उसकी। ये एक सब स्पेशलिटी है जो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फील्ड है पूरी दुनिया के अंदर। ये थेरापेटिक एस्पेक्ट भी लेके आती है, यानी हम ट्रीटमेंट भी ऑफ़र करते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में तकरीबन आप समझ लें 60s से ये शुरू हुई इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। हमारे यहाँ थोड़ी लेट अराइव हुई, और तकरीबन अर्ली 2000 से अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी पाकिस्तान के अंदर
इस्टेब्लिश होना शुरू हुई और अब बहुत इस्टेब्लिश्ड है। और इस रीजन के अंदर पाकिस्तान लीड भी कर रहा है, इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान हमारे पूरा जो सार्क कंट्रीज़ हैं। तो इंटरवेंशन में हम करते क्या हैं, बुनियादी तौर पे सबको ये तो पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दिल की नालियों को खोलता है, हार्ट अटैक को। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक जो है वो ब्रेन अटैक होता है प्राइमरीली ना, तो वहाँ पे भी क्लॉट जाता है, उस क्लॉट को रिट्रीव करना वो हमारा काम है, वो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करता है। एंजियोग्राफी जैसे होती है एंजियोग्राफी, सारी बॉडी की एंजियोग्राफी हम करते हैं, किडनी की, लंग्स की, गर्दन के वेसल्स की, इस तरह ब्रेन की, पेरिफेरल लिम्स हैं, अपर लिम है, इन सब की एंजियोग्राफी हमारे पास होती है। तो हमारे पास कितने ये मॉडर्न इसकी फैसिलिटीज और इक्विपमेंट मेडिकल जो है मौजूद है? अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन दिस रीजन, एशिया के अंदर। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, हम तकरीबन 19-20 से उनके साथ ही चल रहे हैं। प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन डेफिनेटली हमारे पास लोग कम हैं। इसके ट्रेंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट पाकिस्तान में तकरीबन 100 के करीब हैं या 110 के करीब हैं, जो हमारी सोसाइटी है। और ट्रेनिंग बाहर से ही होनी है? ट्रेनिंग अब हमारे यहाँ भी होती है, बाहर से तो भी ये होती है। टेक्नीशियन होंगे या ये भी डॉक्टर्स जैसा कुछ होते ये हैं? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं अच्छा, जो पहले रेडियोलॉजिस्ट। अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसके बाद 2 साल, 1 साल या 6 महीने ये ट्रेंड होते हैं। फिर अगर बाहर है तो 6 महीने भी होते हैं। सिंगापुर से बहुत लोग ट्रेंड हैं हमारे यहाँ, वहाँ से अच्छी कोलैबोरेशन है हमारी। हम अब खुद जो ट्रेन कर रहे हैं, मैं खुद भी सुपरवाइज़र हूँ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का, तो हम 2 साल ट्रेन कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को। ये लेकिन ये कैंडिडेट्स डॉक्टर यानी जूनियर डॉक्टर नहीं होते, ये होते हैं जो कंसल्टेंट बन गए, उनको अच्छा, फिर senior मजीद जो doctors है हैं 2 इसमें। साल हम ट्रेन करते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से लोग निकल के गल्फ़ में भी काम कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी मिक़दार में अमेरिका कैंसर में का भी। आपने बताया था इससे पहले जब हम बात कर रहे थे जी। ऑफ कैमरा कि कैंसर का इलाज बड़ा इजी हो गया है। जी हाँ, ये कैसे? लिवर कैंसर खास तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है ना लिवर कैंसर की। पाकिस्तान जो है वो लीडिंग है। यहाँ तो अल्कोहल का भी यूज नहीं है इतना, हेप तो सी फिर बी, हेप सी, हेप बी, हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये यही है ना leading cause हेपेटाइटिस। है। और दूसरा ये कि हमारे common है यहाँ ना अब परसेप्शन की जी अल्कोहल की वजह से जी बहुत ये लिवर डैमेज वैसे हो जाता है। अल्कोहलिज्म इतना कम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल अच्छा, लीडिंग वैसे कॉज है? आपको लगता है अल्कोहल की भी वजह से लोग जी पेशेंट्स हाँ, आते हैं? ऐसा है, कंजम्पशन बिल्कुल है जो। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन हो गई है। ये हमारे है? जो जी बहुत कॉमन है। ये क्यों? अब देखिए डॉक्टर साहब, मैं कोई मतलब को ओवरवेट भी नहीं हूँ, मैं को ज़्यादा को तेल बटर फजूल फैट्स नहीं खाती, बट मेरे भी एक बार रिपोर्ट में आया था फैटी लिवर। जी, लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल यानी रिलेटेड। कैसे लाइफस्टाइल मेरा में मतलब क्या lifestyle ठीक स्लीप नहीं। डिसऑर्डर है, क्या है? इसमें मेरा बहुत सारे lifestyle कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। प्राइमरीली तो जो हमारा फूड है ना, उसकी क्वालिटी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है जैसा कि होना चाहिए। यानी हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड नहीं खाते जिसमें प्रोटीन कम होता है और कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ अमूमी ग़िज़ा में कार्ब बहुत ज़्यादा हैं, तो बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्ड करती है और फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देती है लिवर के लेकिन अंदर। डॉक्टर साहब उसके कुछ सिम्टम तो कुछ नहीं होते कि मैं वो तो इत्तेफाक से टेस्ट कराए तो फैटी जी, लिवर है नहीं ऐसे आ ही, गया उसमें, ऐसे लेकिन आई डिडंट फील एनी सिम्टम्स और जी, एनी ऐसे ही है, प्रॉब्लम। ऐसे तो फिर ही वो है, मुझे जैसे तंग, शुगर तो के नहीं। फिर इसका मतलब कि फैटी लिवर कोई इशू नहीं करता या होता है? जी, अपेरेंटली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे शुगर का कहाँ पता चलता है लोगों को, बहुत लेट सिम्टम्स शुगर आते में तो हैं, फिर उसके सिम्टम्स भी आते हैं ना। बहुत लेट आते हैं। फेंट और हो गए, तबीयत खराब आपकी होती है, आपके लिव्स खराब हो गए, हार्ट पे अटैक हो गया। वो बहुत लेट है, लेकिन अच्छा, अर्ली इनकी शुगर नहीं आती है। तो आप बहुत एडवांस डिजीज बता रहे हैं ना कि लिम्स खराब हो गए, तो बहुत एडवांस शुगर है। तो इसी तरह फैटी लिवर है। तो लिवर में अगर एक मरतबा कैंसर हो जाए और उसका साइज़ 4 सेंटीमीटर या उससे कम हो, तो अब हम एक सुई डालते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, सुई डालते हैं, उसको बर्न कर देते हैं अंदर। ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा हाई हीट से, जो कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होती है, या फिर बहुत लो टेम्परेचर से, जिसको क्रायो एब्लेजन कहते हैं। इस टेक्निक को एब्लेजन कहते हैं। ताकि फ्रीज वो तो होके फ्रीज हो जाए। होके, तो दोनों तरह से सेल्स मरते हैं ना, यानी बॉडी के, चाहे बिल्कुल फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे ले जाएं या बहुत हाई टेम्परेचर पे जला दें। इसको एब्लेजन कहते हैं। मुझे खुद 15 साल हो गए करते हुए। तो अब पाकिस्तान में बड़े शहरों में तकरीबन सब जगह पे और ये है सहूलत क्या, मौजूद है। कितने, क्योंकि देखें ना, पहला सवाल तो लोगों के जहन में अफोर्डेबल है या नहीं है? जी, अफोर्डेबल होता है। देखें, यानी एक सेशन कितने का है? एक सेशन तकरीबन 2,50,000 से 350,000 के दरमियान जो है वो कॉस्ट करता है, जो कि सर्जरी के मुकाबले में काफ़ी लो है। क्योंकि सर्जरी जो है वो सर्जरी होती है, फिर हॉस्पिटलाइजेशन होती है, फिर इसमें तो डे केयर सर्जरी है, ये समझ लें आप। पेशेंट सुबह आएगा, शाम में चले जाएगा। जबकि जो लिवर सर्जरी है, जो कि इंडिकेटेड है, हम रिप्लेस नहीं करते उसको, हम ऑगमेंट करते हैं ट्रीटमेंट को ना। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट किसी भी ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि ऑगमेंट करता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है हम काम करते हैं, जहाँ सर्जन की ज़रूरत होती है सर्जन ही काम करेगा डेफिनेटली। तो हमारा कोलैबोरेशन होता है, मीटिंग्स होती हैं, खासतौर पर ट्यूमर के लिए तो हमेशा मीटिंग होती है, जिसको MDT हम कहते हैं।
मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग होती है जिसके अंदर डॉक्टर्स बैठ के फैसला करते हैं कि जी, और ये हर बड़े हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में होती है। तो प्राइमरीली हमारा टारगेट लिवर के कैंसर को जलाना है। इसी तरह बोन के अंदर कैंसर को आप बासानी, कुछ खास किस्म के कैंसर्स हैं, ऑस्टियाइड ऑस्टियोमा बहुत कॉमन है, बच्चों में, लड़कों में होता है, बहुत कॉमन है, क्रॉनिक पेन कॉज करता है, वो एब्लेट हम कर देते हैं। यानी लोअर बैक में क्रॉनिक पेन है, बहुत सारी जगह पे हो सकता है बॉडी में ना, बहुत वो डायग्नोसिस होता है रेडियोलॉजी पे ही। इसी तरीके से अगर किडनी में किसी को कैंसर है उसको भी एब्लेट कर सकते अच्छा हैं। डॉक्टर साहब, रेडियोलॉजी ने भी तरक्की की है, तो अब जो कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियोलॉजी के सेशंस होते हैं उसमें साइड इफेक्ट्स उतने ही सख्त हैं जितने पहले होते थे, या अब कम उसके साइड इफेक्ट्स हो गए हैं, जैसे बालों का खत्म हो जाना, एक्सट्रीम नोजिया, वॉमिटिंग, इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो जाता है, वीकनेस, या अब थोड़ा ये कंट्रोल्ड है इसके सिम्टम? अच्छा, इसमें दो चीज़ें समझ लें हम, एक है रेडियोथेरेपी, एक है रेडियोलॉजी। रेडियोथेरेपी की बात आप कर रही हैं कि जिसमें रेडिएशन, दोनों रेडिएशन यूज़ करते हैं, हम डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज़ करते हैं, और रेडियोथेरेपी जो डॉक्टर होता है वो उसी शुआओं को हाई इंटेंसिटी के साथ देता है बॉडी के कैंसर वाले पार्ट्स को, तो उसमें वो बर्न हो जाते हैं। तो एक तरीका रेडियोथेरेपी है, वो हमारी फील्ड नहीं है, हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं। हमारा तरीक़ाकार कैथेटर से होता है या सुइयों को, जिसको आमतौर पे लोग नीडल कहते हैं, उसके ज़रिए होता है। और रेडिएशन वाले लोग जो हैं वो रेडिएशन देते हैं जो हमें नज़र नहीं आती आँख से, वो टारगेटेड रेडिएशन देते हैं जिससे कि कैंसर बर्न होता है। तो मुख्तलिफ तरीक़े हैं। कीमोथेरेपी एक और तरीका है जो ऑन्कोलॉजिस्ट देता है, तो वो केमिकल है, हमारा जो है आप समझ लें मैकेनिकल काम है, और जो रेडिएशन वाला है उनका रेडिएशन से काम चल रहा होता है, रेडियोथेरेपी जिसको कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंट डायरेक्शन में कैंसर की ट्रीटमेंट है। तो कैंसर की डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो सर मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है कराची में, अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान में, किन हॉस्पिटल्स में? अल्हम्दुलिल्लाह कराची एज ऑलवेज लीड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी हैं। इनफैक्ट इस पूरे रीजन में, बल्कि मैंने अभी कहीं कुछ जगहों पे हायर अथॉरिटीज़ को भी आइडिया दिया कि हम बहुत अच्छा मेडिकल टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वीज़ा पॉलिसीज़ को बेहतर करें, खासतौर पे बांग्लादेश से अब आपको टर्की जा रहे हैं इतनी ट्रीटमेंट्स कराने इलाज के लिए, वो यहाँ क्यों ना आए? बहुत सस्ता है हमारा, ये जो आपको 2.5-3 लाख महंगा लग रहा है ना, यही प्रोसीजर गल्फ नहीं, जैसे अवाम को लगता है, लेकिन अगर आप जाएं, हॉस्पिटल्स बने जो हॉस्टल्स की तरह हों और उसमें लॉन्ग स्टे भी थोड़ा सा लोग कर सके, आएंगे दुनिया से। जी आते हैं, मेरे पास खुद आते हैं। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारे पास या नहीं है? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में है ये? गवर्नमेंट ने अब इस पे काम शुरू किया है, और कुछ ना कुछ जगहों पे, जैसे SIUT के अंदर है, इंडस के अंदर, इंडस में तो मैंने इस्टेब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंडस के अंदर जो है फैसिलिटी है इस, लेकिन मसला ये कि भी आपने किया? जी SIUT में मैंने काम नहीं किया, लेकिन SIUT में फैसिलिटी है। बारी आ जाए तो कितनी बड़ी बात है जी, बड़ी वेटिंग। तो कराची से निकलेंगे तो फिर आपको बीच में मुल्तान में कुछ थोड़ी सी फैसिलिटी मिलेगी, फिर आपको लाहौर में अच्छी इस्टेब्लिश्ड है, फिर इस्लामाबाद में वो अच्छी इस्टेब्लिश्ड है, फिर पेशावर में है, कोयटा में अभी हमारा फेलो मैंने ट्रेन करके भेजा है, वो आरिया मेडिकल सेंटर बहुत बड़ा है वहाँ पे वो प्राइवेट है, वहाँ पे अब काम शुरू हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन अवेयरनेस लोगों की कम है। अवेयरनेस बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर में ज़ाहिर है इस्लाहात भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है, साइबर नाइफ और ये सारी चीज़ें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें और इसके बारे में बात की। तो जनाब हम अपने शो पर कोशिश ये करते हैं कि ऐसे सेगमेंट्स हों जिसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस भी हो, एंटरटेनमेंट भी साथ साथ हो, लेकिन ज़रा आपको कुछ समझने का, सीखने का मौका भी। अभी माइंड डॉक्टर इसके बाद, ब्रेक के बाद आएंगे, जो आपका माइंड रीड करते हैं और बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या देखा आपने, वो बता देंगे। इससे पहले आपने क्या देखा, क्या खाया, क्या पिया, ये भी बता, क्या सोच रहे हैं और जो बता नहीं रहे आप। बिल्कुल, मतलब आपको पगला देंगे अभी थोड़ी देर बाद, आप देखिएगा, बस जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि जो कंफ्यूजनिस्ट, इल्यूजनिस्ट अफजाल आफरीदी हमारे साथ होंगे जी। वो कुछ ऐसे जबरदस्त चीजें, हैरान परेशान हो जाएंगे। मैंने भी सुना है, देखा नहीं, तो देखिएगा आप मेरे साथ अभी ब्रेक के बाद। हाँ, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप लोग तो टिकट के बगैर जो यहाँ बैठ गए हैं ना लोग, प्लीज जाइए बाहर, पहले टिकट लीजिए, ऐसे नहीं एंट्री होगी फ्री में, प्लीज, इट्स अ शो। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर, बहुत पॉपुलर इल्यूजनिस्ट भी कह सकते हैं, कंफ्यूजनिस्ट भी हैं, कंफ्यूजनिस्ट मेंटलिस्ट, माइंड रीडर भी हैं, तो अफजाल आफरीदी हैं। और पिछली दफा जब हमारे साथ आए थे राइज एंड शाइन पे,
तो इन्होंने बड़े बड़े, वो तो मुझे मैजिक ही लग रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ज़ोहैब ये मैजिक नहीं, ये बस ये होता है ये। मैंने कहा नहीं ये मैजिक क्या, मेरा नंबर आपको पता है कि मेरे पासवर्ड का नंबर बता दिया था इन्होंने, अकाउंट का। जी जी सारे सारे। इसीलिए मैं हेलमेट लेके आई थी कि मेरे जरा ना सर में ये ना कुछ ये पहुंच जाए मेरे ये पासवर्ड वगैरह। सही बात लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि जिससे डर लग रहा हो ना उसी को डरा दो। तो अफजाल भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ हमने भी आपके लिए ट्रिक्स रखी हैं, आप डरिएगा नहीं, अगर अचानक यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि आप, तो आप प्लीज कंपोज रहिएगा। सही। मेरे वॉलेट से पिक्चर आपने गायब कर दी थी पिछली दफा, आपने याद नहीं आपको? वॉलेट पे पिक्चर मुझे दिखाई और पिक्चर गायब, मैंने देखी वॉलेट से गायब हो गई पिक्चर। हाँ, I got it, yeah. यार क्या करते हैं आप? अफजाल भाई आपका जो लुक है, तो थोड़ा सा आपके फैशन सेंस पे भी बात करेंगे, इट्स वेरी कूल। ये आपके उसके काम के साथ कोई इस पे भी सोचते हैं कि लुक क्या होनी चाहिए? ये मिस्टीरियस सा जरा लुक। स्कॉर्पियन भी पहना हुआ है आपने, ये क्या बीच में गले में? It's a bolo tie, cat eye, not third eye. वो क्या करता है? No, it's a mysterious thing है, क्योंकि देखें आर्टिस्ट सबसे अलग नजर आना चाहिए ना, जब भी तो आर्टिस्ट कहलाता है। ट्रू। अफजाल भाई अब तो बड़ी तरक्की आ गई है, AI चीजें ये वो, तो अब तो खासतौर पे स्क्रीन पे तो दिखाना और भी इंटरेस्टिंग हो गया है, मजेदार। आपकी क्या तरक्की आई है साइंस से आपके काम में? देखें तरक्की तो हम लोग हमेशा सीखते ही रहेंगे, इल्म कोई भी हो वो कभी खत्म नहीं होता। हर महीने पता नहीं कितनी हजार या कितनी 100 ट्रिक्स इन्वेंटेड होती हैं, तो हम लोग उसको सीखते हैं। अब ऐसा नहीं कि हर चीज सीखी जाती है, लेकिन ऐसा है कि हर महीने हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आ रहा आपको कुछ है। स्कूल कोर्सेज होते हैं? बिल्कुल होते हैं। किस कोर्सेज को क्या देखिए कहते हैं? पाकिस्तान में तो नहीं है कोई नहीं, academy। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम लोग कहते बाहर से लेते हैं, हम लोग यूरोप अमेरिका से, यहाँ से कैसे हम लोग कोर्स होते हैं? देखिए कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पे, कुछ एकेडमीज हैं जो इसकी तालीम देती हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है, कोर्स का नाम क्या होता है? तो मैजिक स्कूल्स के नाम से होता है। अच्छा। क्योंकि देखिए मैजिक वाहिद ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी बच्चे के अंदर से उसकी क्रिएटिविटी निकालना चाहते हैं, तो उसे आप मैजिक देखें, वो इंटरेस्ट लेता है। जब आप उसको बताएंगे कि हुआ किस तरह से, तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट लेके अपनी क्रिएटिविटी निकाल हो सकता अच्छा है। अफजाल भाई, मुझे एक बात बताएं, ऐसा होता है कि एक खास प्रेमिसेस को आप जो है वो हिप्नोटाइज कर दें या जो भी कह लें, अक्सर मदारी हमने देखा पुराने वक्तों में लोग आते थे, तो जो खास प्रेमिसेस होता था उसको हिप्नोटाइज करके और उन लोगों को वो चीज नजर, ऐसा ये एग्जिस्ट करता है, ये रियल है या वो भी tricky है? नजरबंदी है, या वो करते हैं आप? नहीं आती नहीं, इल्म आता है आपको? नहीं। तो ये अफजाल भाई ये हिप्नोसिस, एक जो मैजिशियन का हिप्नोसिस और एक मेरे डॉक्टर का, जिसको तौबा मैंने, मुझे बड़ा शौक था ना, मुझे लगा कि वो फिल्मों में देखा होगा ना, अब तो अंधेरे टनल में जा रही हूँ, अब तो मैं नींद कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। नहीं होता। मैंने 4-5 सेशन कराए, कुछ भी नहीं हुआ। बचपन में जाओ जब तुम इतने साल की थी, कुछ भी नहीं हुआ। गई आप कहीं नहीं, ऐसे बेकार भाई, खुद अलर्ट थी, याद कर रही थी, हाँ ये वो, मैंने फिल्मों वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आप लोगों का हिप्नोसिस क्या होता है? हम लोग जो हिप्नोसिस करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो स्टेज लेवल पे होता है। आपके साथ भी कर देंगे, लेकिन इस वक्त मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो चीज मैं लाया नहीं। लेकिन आपका कितना इंटेंस वो वाला होता है? उसमें ये होता है कि मैं अपनी कमांड्स के थ्रू आपको समझ लें लाइक अ पपेट में करवा सकता हूँ। हाँ, यानी कि आप कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं हम माइंड को। किसको कंट्रोल करे? नहीं है कैसे कर, अब इस यहीं से शुरू कर लेते हैं फिर? वेरी इंटरेस्टिंग। यही तो फिर मैजिक है। ज़ोहैब तुम्हें झूठ नहीं बोलना, तुम पहले सच कहो कि तुम सच बोलोगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल भाई, देखिए मैं सच जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, जो भी एक्सपीरियंस करूंगा वो आपको बताऊंगा, और जो उसके साथ हो रहा होगा वो हो रहा होगा। ये लीजिए, इसे डाई, आपने खेला होगा लूडो, जी। आपके पास टेबल है, मैं चाहूंगा उस पर डाई को इस तरह से रखे, उसको छुपा लीजिए, कोई भी टॉप पे नंबर हो अपने जहन में रखें, बस इस तरह से रख के छुपा लीजिए। लेकिन ये तो हिप्नोटाइज हो जाएगा ना ज़ोहैब? वो तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मैं आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो कोई बात मेरे माइंड को कंट्रोल। कोई भी एक नंबर टॉप पे रखें, पासवर्ड बदल दो सारे। क्या चल रहा है आपके माइंड में जो इतना आप घबरा रही हैं? क्या ठीक है, हो गया। जो टॉप नंबर है आपका वो देखा? जी देख लिया। क्योंकि होता क्या है कि लोग अपनी मर्जी से ड्रॉप करते हैं, उनके जहन में ये होता है जैसे आपने अपनी मर्जी से किया, आप चाहती थी उसको चेंज भी कर सकती थी, बट मेरी मर्जी थी कि आप नंबर 4 को रखें ऊपर, सो आपने इस वक्त नंबर 4 रखा है। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन। यार इट इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल अगर ऐसा हो गया तो। माय गॉड, इट इज 4 और विद इन सेकंड्स, बल्कि दोबारा सेकंड्स में आपने Try माइंड करें, कंट्रोल जितनी किया। दोबारा अभी ऐसे नहीं, मैं 2-3 दफा ही होगा। मर्जी है, आप 10 दफा करें। हाँ, रख दिया आपने, रख दिया उसका जो टॉप नंबर है वो देखा आपने? जी। आपने कोशिश तो की थी कि मैं दोबारा से 4 रख के इनको बदल करूं, बट आपने 1 नंबर रखा है। सही कह रहे यार ये कैसे हो सकता है? कैसे हैं। वो कैसे सकता है? नहीं, नहीं, कमांड दे रहा हूं ना टाइम मेंटली। लगता है ना, कि हमने अक्सर देखा, हमने तो कि आपने माइंड को रीड करने का तो फोकस, मुझे देखें आपने तो ये भी नहीं किया। देखिए ये सब ड्रामेटिक है,
शोमैनशिप के लिए। अच्छा, नहीं तो माइंड रीड कैसे किया कि नादिया वन ये रखेंगे? माइंड से हुआ या कोई कंट्रोल किया इनका माइंड। माइंड से आपने चेक किया या आपके पास कोई ऐसी कोई चीज है ऐसी साइंटिफिक जिसमें आप देख रहे हैं चेक इसको? इससे डाई नॉर्मल, आपके पास है कोई डाई? ये डाई से तो ये कुछ भी नहीं है। हाउ कैन यू कंट्रोल? तो अगर यानी मुझे कहीं कोई बैठा और आप चाह रहे हैं, अल्लाह ना करे आप कैसे कि किसी को कि भाई यहाँ पहुंच जाओ, तो ये हो सकता है? या पॉसिबल है? देखिए, छत से कूद जाओ, ये कर लो। पॉसिबल है कि अगर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं किसी, वो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा लेटर, आप दोनों के साथ ही करेंगे। हम लोग जो करते हैं, मैं लेट मी वेरी क्लियर कि हम लोग करते हैं ट्रिक्स, वी आर साइंटिस्ट। अच्छा, वो नहीं कि हाथ ऊपर किया। ट्रिक्स जब आप कहते हैं ना, ये थोड़ा सा आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं यार, इसमें ट्रिक क्या हो सकती है? यही तो चीज है, लोगों की अकल नहीं मानती। यही बात, इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक तो नहीं है। देखिए, तो आपको पता, अगर मैं इसका सीक्रेट आपको बताऊंगा तो आप सर पकड़ लेंगे यार, ये क्या? आपका मैंने पासवर्ड बताया था, एटीएम पिन कोड बताया था, कैसे था? इट वाज अ ट्रिक ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं, देखे हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि वी नो एवरीथिंग, बट ऑनेस्टली वी आर डूइंग ट्रिक्स। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, आई कांट रीड योर माइंड, आई कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड। अगर आपको मैंने कहा इस तरह से रखें, आप चाहती बोलती नहीं मैं इसके नीचे वाला नंबर देखूंगी, आप बताएं, फॉलो कर रहे हो ना आप मेरी इंस्ट्रक्शन को। लेकिन खैर है अमेजिंग, बहुत हैरान को नहीं, हमें तो मैजिक लगता है। और नेक्स्ट, इससे आगे क्या आप हैरान कर रहे हैं? ये गायब कर दें किसी को यहाँ, ये टेबल। नहीं, मैं वो स्टेज इल्यूजनिस्ट कर सकते हैं। जब मैं इल्यूजन करता था, जब तो बहुत किया, जैसे अली जफर को मैंने स्टेज से गायब करके ऑडियंस से निकाला था, सो लक्स स्टाइल अवार्ड में। अच्छा, तो साहब मुझे बताएं, अभी इस वक्त मैं, या तो आप मुझे बताएं कि कुछ सोचो किसी बारे में, या मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ बता सकते हैं आप? इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? कोशिश कर लेते हैं, एक काम करते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैं ये सोच रहा हूँ वाकई। अभी इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? आपके हाथ में कोई वॉच है, रिस्ट वॉच है आपके पास? ये हाँ है। कैन आई बोरो इट? जी, ठीक है, ये लो। ऑलराइट, आप देख सकते हैं मैंने आपका इसमें टाइम खराब कर दिया है, रिमूव हो रही है नादिया, यू कैन सी। हाँ, यस। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि जो आप अपने जहन में सोच रहे हैं ना, कुछ भी सोचें, मैं लेट्स से आप एक टाइम को सोच लें अपने जहन में, एक ऐसा टाइम जो आपको हमेशा याद रहता हो कि ये टाइम है मेरा, यानी कोई स्पेशल टाइम। अच्छा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप इस तरह से अपना, वेरी गुड, इसको होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। हाँ, नहीं, यहाँ से लाइक दिस। अब अपने लेफ्ट हैंड से इसको इस तरह से बैक एंड फोर्थ करें, सॉरी करते जाएं, जहाँ आपका दिल चाहे आप बोलें स्टॉप, लेट मी नो। पुश कीजिए इसको, निडल को, लॉक हो गया। अच्छा, अभी आपको नहीं पता कि क्या सोच रहे थे, राइट? मैं कोशिश करता हूँ आपके माइंड को रीड करने के लिए, मैंने सोच लिया वो, या एक टाइम आप स्पेशल, मैंने सोच लिया, स्पेशल टाइम सोच लिया। टाइम सोच रहे हो? हाँ, नहीं, एक स्पेशल मोमेंट वो कह रहे हैं ना, टाइम, कोई एक टाइम दिन जो का एक आपको ऐसा हमेशा टाइम। याद रहे, कोई याद स्पेशल रहे। मोमेंट आपकी लाइफ मैं का, समझ उस सैलरी का वक्त क्या सोच रही टाइम हो रहा था, लेट्स सी। हम ना, एनीवे, मैं इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं हूँ बड़ी राइटिंग में, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं जो आप सोच रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखिए सच बताइएगा। आप उस वक्त को सोचें जब आपका निकाह हो रहा था, यस और नो? यहाँ ये ऐसा है। टाइम क्या था उस वक्त? टाइम उस वक्त, यानी मुझे बिल्कुल टू बी, यानी थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा। उस वक्त समझे 10:30 से 11 का टाइम होगा, 11 का टाइम होगा, 10:30 से 11। मेरे ख्याल से जब मैंने आपका माइंड रीड करा उस वक्त कुछ और टाइम था, बट फिर भी सोच लें, इससे पहले 10:30 से पहले आपके जहन में क्या आया था टाइम? यही था मेरे साथ, 11 टाइम आया। बट सो क्लोज, 9 बज रहे थे इस वक्त जब मैंने आपका पहली बार माइंड रीड किया। अब ऑनेस्टली बताएं आपके जहन में ये नहीं, मेरे जहन में 10:30 से 11 था ये। अच्छा, हाँ। एनीवे, चले थोड़ा भी, लेकिन नादिया आप अपनी मर्जी से इसको ट्विस्ट कर रही थी। हाँ, और जहां आपका दिल चाहे आपने स्टॉप बोल दिया और निडल को पुश कर दिया। इसमें टाइम देखेंगे क्या हो रहा है इस वक्त? 9 बज रहे हैं। ये मैच कर गया, हो सकता है मैं टाइमिंग थोड़ी सी, क्योंकि No वो worries। ऐसा नहीं होता ना कि आप देखिए, मैंने एग्जैक्ट कहा टाइम ना याद कि करते हैं, एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन it's वो a trick। इवेंट वही है। नहीं, इवेंट तो Event वही है, वही था अब आपका। टाइमिंग तो हो जाता है ना। निकाह लेकिन का देखो event मेरा 9 और इसका 9 मैच होना है इस पेपर का, वो भी अजीब बात है। बड़ी अजीब सी बात है। चले आपसे 1.5 घंटा पीछे हो गया। anyway,
ये लीजिए आपकी वॉच। दोबारा भी हो सकता है, वेरी नाइस। क्या करना है आगे, क्या करना है, लोगों को कैसे हैरान करना है मजीद? और एक नोटपैड की ऐप है, उसमें मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई है। मैं चाहूँगा कोई भी एक नंबर आप कॉल करें बिटवीन 1 to 100। 35 ठीक है, ओके। 35 पे देखिएगा, ये नोटपैड की ऐप में जा रहा हूँ, पाकिस्तानी सॉन्ग्स में हम लोग जाएंगे, ये रही। नाउ 35 पे जो सिर्फ अपने जहन में रखिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। कौन सा सॉन्ग है, कैन यू रीड इट? बोलिएगा नहीं, जी याद रहेगा? हाँ। अच्छा ज़ुहैब भाई, मैं चाहूँगा कि नादिया जो भी सॉन्ग आप अपने जहन में इस वक्त सोच रही हैं, कोशिश करें इनके जहन में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर एक पार्ट ऐड करूँगा। मैं आऊँगा आपके पास ज़ुहैब भाई, ठीक है? आप खड़े होंगे प्लीज़, ओके? आप जो भी सॉन्ग सोच रही हैं, अभी मुझे नहीं पता कि आप वो कौन सा सॉन्ग सोच रही हैं, ठीक है? फेस उधर कीजिए ऑडियंस, ओके। सर, मैं आपके यहाँ फोर हेड पे टच करूंगा, आपने अपनी आंखें बंद रखनी है, और अगर आपको कोई भी सेंसेशन सुनाई देती है तो आपने सिर्फ सोचना है कि वो सेंसेशन क्या है, उसको गैस करने की कोशिश करें, ठीक है? नाउ क्लोज योर आइज। कोई भी अगर आपको सेंसेशन सुनाई दे, बस सिर्फ जहन में रखिएगा क्या है, और ये दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आपको विजिबल हो। कुछ सेंसेशन सुनाई दे रही है आपको? यस और नो? पहचान सकते हैं क्या है? यस और नो बताइएगा। ओके अच्छा, अब आपने दोबारा से अपनी आंखें खोलनी है, और नादिया मैं आपको दूंगा नोट पैड, बल्कि आप वैसे ही बता दें, बैठे आप मुझे वैसे ही बता दें जो भी इस वक्त आपने एक सॉन्ग देखा था 35 नंबर पे, वो जहन में रखिएगा। बिल्कुल जहन में। आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मुझे याद है। याद है। ज़ुहैब भाई, जो आपको सेंसेशन सुनाई दे रही थी क्या था, वो बता सकते हैं क्या? ये तो बड़ा अमेजिंग, अगर वैसा ही हुआ तो फिर हम यहाँ पे गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। बताइए आपको क्या सुनाई दे रही थी? मुझे सॉन्ग में बता सकता हूँ। सॉन्ग कौन सा था? तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर कैसे आया? रख दो। क्या हुआ? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ना, मुझे वो सॉन्ग बाकायदा आ गया, वो पूरा उसका म्यूजिक आया, उसके बोल भी थोड़े से आए, उसके बाकायदा मुझे अहमद जहांजेब गाते हुए यानी सुनाई ये मेरे साथ करें ताकि मैं आई वांट टू फील दिस। मतलब ये उस वक्त आप कंफ्यूज हो रही थी, अब मैं कंफ्यूज। ये नहीं, ये कैसे हो गया? ये तो पहले मुझे हो कैसे गया ये? मुझे बाकायदा नाजरीन से हाँ, तो सॉन्ग बाकायदा अज्यूमिंग ना कि अपने जहन में उस सॉन्ग को ये गुनगुना रही थी। अहमद जहांजेब का बाकायदा सॉन्ग वो गा रहा है, म्यूजिक बज रहा है, तेरा मेरा है प्यार। ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस करना है ना। लेटर। अच्छा, और हुआ कैसे? मुझे इन्होंने टच किया, इन्होंने कहा सोचा सेंसेशन होगी, सेंसेशन नहीं हुई, वो गाना एकदम आ गया। चल पड़ा, मेरे कानों में वो गाना चल रहा है, कानों में गाना चल रहा है भाई। हमारी 5 सेंसेस है ना यार, तो एक सेंस चलो ये अमेजिंग है यार, ये माइंड ब्लोइंग है, ये माइंड बॉगलिंग है, ये समझ से बाहर है यार। अब पता नहीं नाजरीन समझ रहे हैं या नहीं कि हम क्या तजुर्बा कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त। नादिया जरा करें दोबारा, आप भी करें, आपके नादिया के साथ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा जो ये कह रहे हैं। एक काम करते हैं, आप अपने जहन में कोई एक पिक्चर नॉर्मल सी जो आप ड्रॉ कर सकती हैं, सोच सकती हैं। मैं अब चाहती हूँ कि मैं ये मुझे कोई आवाजें आए, अब मुझे आवाजें आए। था वो एकदम सॉन्ग शुरू हुआ और वो खत्म हो गया। देखिए मैंने वो चीज परफॉर्म कर दी, दोबारा करूंगा तो सेम चीज रिपीट। लेकिन मैं आपको शो के बाद दूसरा दिखा दूंगा, यही चीज कुछ डिफरेंट दिखा दूंगा, यही चीज एक्सपीरियंस जो ये आपको एक्सपीरियंस भी होगा। डन। ठीक है। लेकिन आप पहले डर रही थी कि एंजाइटी हो जाती है आंखें बंद करने पे। चलो ये होता ना सेंसेशन होती, सेंसेशन से भाई बढ़ के था, आंखें बंद की। हमारी सेंसेस कौन कौन सी हैं? ये भी सेंस थी ना आपकी, तो आपको सुनाई दे रहा था सेंसेशन। कैसे आवाज आई कहाँ से? आपके जहन से। अब सच से बताएं कैसे? प्रॉमिस करें किसी को बताएंगे नहीं? नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। मैंने भी यही प्रॉमिस किया था, नहीं बताऊंगा। क्या बात है, वो भी वादा रख रहे हैं, हम भी अपना वादा रख रहे हैं। क्लैपिंग बनती है यार हमारी तरफ से यार, ये वाकई माइंड बॉगलिंग है, बिल्कुल नहीं समझ ट्रिक्स हैं, ऑल अबाउट ट्रिक। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने जहन में कोई एक नॉर्मल सी पिक्चर क्या ड्रॉ कर सकती हूँ? वो इतना इजी है। ठीक है, आप ड्रॉ करें, मैं कोशिश करता हूँ आपके माइंड को रीड करने के लिए। है ना? डर लग रहा है नहीं, और क्या क्या रीड कर लें भाई, ध्यान से सोचना जो भी सोचे, ख्याल करना है ना। क्या करना है भाई? वो नादिया कोई पिक्चर ड्रॉ करी जो इजी हो उनके लिए। या ठीक है जी, हो गया।
जितना आते थे ना मेरे अंदर ओके कला थी, टैलेंट भाई था, मैं वो हो कोशिश गया इस करता हूँ पिक्चर आपके में। माइंड को रीड करने के लिए। आप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट आई कैन ट्राई। फैसल भी ऐसे ही कहते हैं मुझे, मैं हूँ कहाँ तो जाए तो दिखा दो उनको अभी यार। रुक जाए। ये मेरे शो पे आए अच्छा ना, कार्टून मैं में इतना देखो, अच्छा तो मैं नहीं हूँ कार्टून ड्राइंग बन में, सकता। मैं ड्राइंग में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं। बट मैंने कोशिश किया कि आपके माइंड को रीड कर सकूं, बट देखते हैं किस हद तक कामयाब हूँ। सो क्या आपके जहन में इस वक्त पिक्चर आई थी जो आपने बनाई किसको थी? दिखाऊं? कैमरा दिखा में? दूं, रिवील कर दूं। ये है, इट्स ये अ क्या कप, है? इट्स अ मग। हाँ, it's a mug. इट्स अ मग। तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, बट आई ट्राई। God. आप तो बहुत कैमरे अच्छी लगाए हुए ड्राइंग करते हो छोटे छोटे माशाल्लाह। ना, ये अच्छा मग चेक करके नजर भी नहीं आ रहा होगा मेरा, ये आ रहा है, ये आया। यहाँ मग बिल्कुल नजर आ, मैं देख रहा हूँ यार, मुझे नजर आ रहा है, विजिबल लोगों हो को भी रहा आ है रहा है। उसमें, दिख रहा है क्या? ये चेक करें आप। इतना अच्छा मेरा नहीं था, बस गरम गरम कॉफी निकल गई। चीज तो वही है ना, मग तो मग होता है, सही क्या समझ। बात है। सही डर रही थी आप। मैं एग्जैक्टली सही डर रही थी आप। ले आए हेलमेट अपना अब। मुझे पता है हिप्नोसिस से बहुत डर लगता है, कभी ऐसे में सर में घुस जाए तो फिर मैं कुछ अब क्या कर रहा है, ये तो जाके नेक्स्ट लेवल जा रहा है भाई, बैंक एक के बाद एक लूटाऊं। नेक्स्ट लेवल हो रहा है ये। टीम मेंबर को बुला ले। हाँ मैं तो ये कह रही हूँ ना कि विक्टोरिया को भी एनी आ जाओ, एनी एनी आओ, फीमेल। आ जाओ एनी। अच्छा मैं देखना चाहूंगी कि क्या जरा बस क्या ये हो रहा करते है। हैं, फिर अफजाल भाई से हमें इजाजत भी लेनी है। आ जाओ एनी, कम कम जल्दी से मेरी आओ, मेकअप ये वाली आर्टिस्ट check है, करते एनी हैं। आएंगी। आज क्योंकि एनी हैरान और परेशान तो एनी हम को हैं। ट्रिक ये करें कि वो जेब में हाथ डाले ना 10 लाख निकले, आराम से, आप आराम से ये वाली बैठे। ट्रिक। सही। आप बैठे, आप आइए मेरे पास। एनी कम 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 आप कम इधर खड़े, इधर आइए। हैरान और परेशान तो हम हो चुके हैं। आप इधर आइए। अच्छा मैम, आपने करना क्या है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इट्स अबाउट सेंसेस। आपने फेस कैमरे में रखना है, अपनी आंखें बंद रखनी है, नादिया आपको देख रही है और लोग देख रहे हैं, कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होगी, ट्रस्ट में, ठीक है? और अगर आपके हाथ पे या आपके फेस पे किसी पॉइंट पे मैं अगर टच करता हूँ तो आपने सिर्फ काउंट करना है कितनी बार मैंने टच किया, और आप मेरे पूछने पे आंसर देंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है? नाउ क्लोज योर आइज। अगर आपके फेस पे या आपके हाथ पे कहीं मैं कंफर्म कर लूँ कि देख तो नहीं, आंखें बंद रखेंगे, बंद खोलेंगे, रखो है। बिल्कुल मेरे कहने पे खोलेंगे, मैं सिर्फ कंफर्म कर लूँ देख तो नहीं रही। अच्छा ठीक है, जुएब भाई आप फेस उधर रखिएगा, हम इधर हाँ, इस कैमरे में कर हाँ, रहे हैं, जो जिप भी में। है, ओके। आंखें मत खोलिएगा आप। मैं भी आंखें बंद करूं? हाँ, मुझे ये बताएं, अभी आपके फेस पे किसी पॉइंट पे कहीं टच महसूस हुआ था? जेंटली कहाँ पे हुआ था? पॉइंट करके हाथ से बताएं, आपके हाथ से बताएं किस जगह आपको टच महसूस हुआ था फेस पे। आप बता सकती हैं। आईज और नोज पे हुआ था? ओके, कंफ्यूज ना हो सिर्फ। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हैं, थोड़ा फेस लिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा लिफ्ट करें फेस को ऊपर ऊपर। नहीं फेस Okay, ऊंचा करो। हाँ मेरे पूछने पे बताएंगे आप। कहीं आपको टिकलिंग महसूस हुई फेस पे किसी पॉइंट पे? हाथ लगाओ वहाँ। कहाँ? ए, अच्छा एक मिनट, आप अपना राइट हैंड आगे कीजिए। हाँ वेरी गुड। एनी का क्लोजअप दिखाओ ना, एनी का। हाँ दिखा सकते हैं इसमें, हाय हाय हाय। ठीक है? आप अपनी आंखें खोल के रखें जोया, आप बंद रखेंगे। आपको भी आपके राइट हैंड पे कहीं टच महसूस हुआ है? कहाँ पे बताइएगा? थंब पे। अब आंखें खोलें। कैमरे में देख के बताएं, आपके फेस और आपके हाथ पे किस किस पॉइंट पे टच किया था, बता सकते हैं आप? आइज पे। डिड आई टच हर? नो आई ऑलवेज टच हिम। यार तुम्हें टच नहीं किया नहीं? तुम्हें किसी ने टच नहीं किया लेकिन तो महसूस हुआ तुम्हें? आप बाद में देख सकती हैं। तुम्हें इन्होंने टच नहीं किया था? इस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई, आप दोनों के दरमियान राहुल और अंजलि वाली बॉन्डिंग मौजूद है। अरे यार ना कर। थैंक यू वेरी, थैंक यू यार, थैंक यू, तुमने यहाँ पर आई कोऑपरेट किया। वाह वाह अफजाल भाई, टू गुड। ये इसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी कि कोई कोई explanation ऐप होगा या कोई लोगों का ट्रिक ये है। अच्छी आपने पॉइंट किया, लोग सोचते हैं कि अब तो एआई का दौर है, आप ऐप्स यूज कर रहे हो, सो यहाँ आके आपकी don't सोच थोड़ी think सी so. डिस्ट्रैक्ट होती है व्हाट इज दिस? ये तो कुछ और है, ये तो इल्यूजन भी नहीं है। ना। मेंटलिज्म है, दिमाग को आपके हिट कर रहे हैं ना। कैसे? कैसे यार, ये कैसे? और मुझे बता, अच्छा दिमाग को हिट करे, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। जी। बड़े बड़े मैचेस होते हैं, पैसे लगते मैंने हैं, तो बोला है, ठीक है, मैं काफी साल से लगा हुआ हूँ कि भाई मुझे दे दो प्रिडिक्शन, में पहले कर दूंगा कौन जीतेगा, कितने रन बनेंगे, कौन सा उसमें इंजर्ड होगा। बोलते नहीं, वो फिर वो लगेगा आप लोगों ने शायद बुक किया हुआ है। आप ये कर देंगे? मैं कर सकता हूँ।
तो ये हम वर्ल्ड कप में अगर अफजाल भाई से ये करवाएं, पूछें, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होगी, 100% बस होगी। वर्ल्ड कप में हमारे साथ हैं आप पे। जैसे मैं अगर- सोच कब है रही हूँ World Cup? जुएब, हस्बैंड वाइफ में को ना ये मैजिक आना चाहिए। बेगम सोई हुई हो, हस्बैंड को लगे बेगम बड़ा ख्याल कर रही हो तो मेरा हेड मसाज, और अपनी बड़ी सो रही हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, सिखा दें मुझे प्लीज। देखिए आप ये प्रॉमिस जो है कर ना, चुकी हैं स्टूडेंट ना, बनना तो चाहूंगी मैं मैंने भी आपका, promise सारी किया था। बीवियां। अरे जबरदस्त अफजाल भाई, थैंक यू, आप आए, मोस्ट वेलकम। वक्त निकाला आपने और बड़ा मजा आया, लोग बड़े हैरान हुए, हम भी हैरान हुए, हमारे साथ हुआ है। तो जनाब अब हमें करनी है क्लोजिंग। मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक इससे मुतालिक, इस सेगमेंट से मुतालिक जरूर अपना दीजिएगा। ज़ुहैब और नादिया को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे मंडे को।